Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 31st of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 31 मार्च 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ सियाम को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और आपको याद होगा जितने भी प्लेसेस आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब वो प्लेसेस हैं जो कि साल 2022 में चर्चा में रही हैं। देन उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर कुछ पूछा गया है। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको सेटअप किया गया है एपीईसी के थ्रू। एपीईसी का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के थ्रू। या फिर दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई यानी चाइना में देखने को मिल जाएगा। बताना यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है अभी भी तो कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों के साथ इसके आंसर को डिस्कस करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड देखने को मिलेगा। फर्स्ट आर्टिकल में बात की गई है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में। अभी देखो, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका पद हटता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर इनकी जो इनिंग्स है उसकी समाप्ति देखने को मिल रही है। हुआ क्या है, यहाँ पर यह बताया गया इमरान खान ने अपनी मेजोरिटी यहाँ पर खो दी है, क्योंकि यहाँ पर ओपोजिशन की साइड पर जो लोग हैं वो बढ़ गए हैं। ओपोजिशन की साइड पर वोट्स अभी ज़्यादा हैं और अभी यहाँ पर अगर एक वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद आप कह सकते हो इमरान खान एज आ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे ही होने वाला है, कुछ समय बाद आप देख पाओगे कि हाँ, इमरान खान जो हैं अभी तो करंट टाइमर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट ज़्यादा समय तक रहेंगे नहीं, क्योंकि अभी बस खाली एक वोटिंग होनी है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से देखोगे तो ये आप लोगों को नज़र आएगा ये वाला पिक्चर। इस पिक्चर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो, यहाँ पर ये बोला गया ओपोजिशन के पास यहाँ पर कितनी वोटिंग है। ओपोजिशन के पास है 177 और गवर्नमेंट जो कि आज के टाइम पर सरकार है उसके पास है 164। और पाकिस्तान की अगर हम लोग पॉलिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर इनके लगभग आप कह सकते हो कि अगर किसी को मेजोरिटी बनानी है तो उसके लिए 172 सीट्स चाहिए होंगी। तो 172 के लिए यहाँ पर एक बहुमत चाहिए होगी। तो आप देख सकते हो कि 172 की बहुमत को पार कर चुका है कौन, ओपोजिशन। तो अभी एक अगर पर्टिकुलर वोटिंग हो जाती है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, दूसरे कोई नए प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। उसके बाद छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है, वो हमारे काम की है नहीं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, चलो मैं आप लोग को एक बार बस छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप लोग ध्यान रख सको। हाँ, एक चीज़ और है, वो चीज़ यह है कि एक इन्फॉर्मेशन ये भी निकल कर आ रही है, चलो अभी यहाँ पर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के पद से हटते हैं तो कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नाम निकल कर आ रहा है, वो है शहबाज शरीफ। ठीक है, शहबाज शरीफ यहाँ पर एक अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ऐसा खुद बिलवल भुट्टो जरदारी का कहना है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस आर्टिकल में कवर की गई। आगे चलते हैं। ये आप लोग देख पाओगे
देखो यहाँ पर इस पिक्चर में देख पाओगे कि बहुमत जो चाहिए वो 172 के लिए चाहिए, लेकिन आज के टाइम पर जो विपक्ष है यानी ओपोजिशन है उसके पास यहाँ पर 177 यानी 177 सांसद यहाँ पर उसके पास देखने को मिल रहे हैं ओपोजिशन के पास में। तो बस यही यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर वोट होता है तो उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इनिंग्स हो जाती है यहाँ पर समाप्त। और यही है यहाँ पर शहबाज जिनके बारे में चर्चा की जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि देखो पहले तो अभी तक जो आज के टाइम पर सरकार है पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की, इनकी सरकार बनी हुई थी किस बेसिस पर? देखो इनकी सरकार बनी हुई थी एक और छोटी सी पार्टीज़ के अंदर ऐड हुई है, छोटी छोटी पार्टीज़ ऐड हुई हैं तो उनके संगठन के बेसिस पर बनी हुई थी। तो अभी एक छोटी सी पार्टी जिसका नाम है MQMP, तो ये अलग हो चुकी है और इस पार्टी से निकलकर मतलब इमरान खान की पार्टी से निकलकर यहाँ पर ये ओपोजिशन के पास पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। आई होप आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। बाकी आगे कोई वोटिंग वगैरह होती है तो इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर होते रहेंगे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, हम लोग ओवरव्यू लेते रहेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता है नहीं, बट इतना तो पता होना चाहिए जितना हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे आर्टिकल से क्वेश्चन बनते भी हैं। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बातचीत की गई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी यहाँ पर बिम्स्टेक की जो मीटिंग है इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जोर दिया गया। बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, आपको पता होगा, मैं पिछले 3 दिन से कवर कर रहा हूँ कि यहाँ बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है। नाउ फाइनली वेडनेसडे था कल और कल ये मीटिंग हो चुकी है। कल मैंने आप लोगों को बताया था वो मीटिंग होने वाली है। बिम्स्टेक क्या है? एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आई होप आप लोग को यहाँ पर फुल फॉर्म याद हो चुकी होगी। अब ये जो बिम्स्टेक है इनके बीच में डिस्कशन हुआ, यहाँ पर जो कंट्रीज़ जो भी इसका हिस्सा हैं उनके बीच में बातचीत हुई है, जैसा आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब की बार बिम्स्टेक की मीटिंग को होस्ट कर रहा था श्रीलंका। उसके बाद ये जो समिट है ये कल श्रीलंका के अंदर ही समाप्त हुआ है, श्रीलंका में ही समिट चल रहा था। देन इस समिट के दौरान यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर मुद्दा रखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली यहाँ पर काफ़ी सारी बातें रखी हैं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा रखा है कि बिल्कुल FTA होना चाहिए जो भी मेंबर बिम्स्टेक के अंदर में आते हैं। नाउ क्वेश्चन पहला ये उठता है कि आखिरकार बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इस वाले पिक्चर को देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो आपको बिम्स्टेक के अंदर ये 7 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, चलो लोकेशन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हुआ भूटान, देन उसके बाद नेपाल, देन इंडिया, देन म्यांमार, देन बांग्लादेश, देन थाईलैंड, देन उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका। अभी कहाँ पर मीटिंग चल रही है? श्रीलंका के अंदर मीटिंग समाप्त हो चुकी है। तो ये बिम्स्टेक के हिस्से हैं। और बिम्स्टेक का पहला समिट यहाँ कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड के अंदर हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो कि UPSC प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ब्रिक्स का पहला समिट कहाँ हुआ था। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कोई भी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो आप तो उसकी पहली चीज़ कब एस्टेब्लिश हुई ध्यान रखना, उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं ये ध्यान रखना, उसकी फुल फॉर्म तो ध्यान रखनी है डेफिनेटली। और उसके बाद यहाँ पर यह भी ज़रूर ध्यान रखना कि उसकी पहली समिट कब हुई थी। तो और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस बिम्स्टेक बॉडी को फाउंड किया गया था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा दिमाग में आता है, वो यह है कि आखिरकार ये ग्रुप बनाया क्यों गया, इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि देखो इन कंट्रीज़ ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया ताकि 6 चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें। वो 6 चीज़ें क्या क्या हैं? वो है व्यापार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज। तो यहाँ पर इन 6 चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाया गया। अब मैं इस ग्रुप के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका एक मतलब एग्जाम्पल यह है कि 2014 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स को लेकर। ऐसे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं, प्रीलिम्स में यहाँ पर रखा हुआ होता है। तो ब्रिक्स को लेकर अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया 2014 में और पूछा गया ब्रिक्स का जो पहला समिट है वो यहाँ पर मतलब 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा गया इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट के अंदर बोला गया ब्रिक्स का जो पहला समिट है वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था 2009 में। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि हमें पता है कि ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इसी को लेकर ये नाम रखा गया है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर दूसरे पे तो हम लोग कंफर्म है, बट पहले वाले पे कंफर्मेशन होगा नहीं, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट वैसे भी गलत है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिक्स का समिट है पहला वाला, वो रियो डे जनवरी में नहीं हुआ था, वो यहाँ पर कहाँ पे हुआ था आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और सेकंड ओनली। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर, है ना, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, वहाँ पर भी इसी प्रकार से चीज़ें पूछी गई थी। तो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है इसी वजह से। क्लियर हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें और क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई है, तो पहली बात तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्लियर हुआ, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद बस खाली यही 2 मेजर पॉइंट्स रखे गए हैं, अदरवाइज कोई ऐसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते नहीं हैं। क्लियर हुआ। बस खाली यहाँ पर फोकस यही है कि कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग हो रही है, तो उनका कोऑपरेशन जो है जैसा चलता आ रहा है वैसा बना रहे, जो रिलेशंस है वो यहाँ पर बने रहें। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिम्स्टेक का। इंडिया यहाँ पर एक सिक्योरिटी के तौर पर पिलर देखने को मिलता है बिम्स्टेक का, ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर बोला है इस समिट के दौरान। ठीक है, अब किसने क्या बोला है, स्टेटमेंट्स भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, स्टेटमेंट भी यहाँ पर कितने स्टेटमेंट पढ़ोगे। ठीक है, बस खाली है कि ज़रूर ध्यान ज़रूर रख सकते हो, एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर भी एक हमारे पास जो है ना एक आइडिया होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि आगे इसी के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली बिम्स्टेक को लेकर 2 एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं जिसको हमने डिस्कस किया था, तो आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं, तो वो हमारे कनेक्टिविटी में रहते हैं। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है और डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बातचीत की गई है, जो इसरो है, मतलब भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को सेटअप कर रहे हैं जो कि स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करेगा। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, मतलब जो हमारे अंतरिक्ष का कचरा है उसको यहाँ पर ट्रैक करने में मदद करेगा। अंतरिक्ष कचरे से मतलब यह है कि देखो इस प्रकार से आपको एक पिक्चर नज़र आएगा, और आपको पता होगा आज से लगभग 8-10 दिन पहले मैंने एक थंबनेल लगाया था। उस थंबनेल के अंदर मैंने एक अर्थ लगाया हुआ था, उसके अर्थ के आसपास आपको रिंग्स देखने को मिल रही थी, जैसे सैटर्न के आसपास रिंग्स होती हैं ना, वैसी अर्थ के आसपास रिंग्स देखने को मिल रही होंगी। और वो क्यों रिंग देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कूड़े की वजह से रिंग देखने को मिल रही है, वो इस प्रकार से रिंग बन रही है। तो आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, स्पेस में इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि कूड़ा कैसे इकट्ठा हो चुका है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारी सैटेलाइट्स, मतलब आज के टाइम पर इतनी सारी कंट्रीज़ कैपेबल हो चुके हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कि वो मतलब समय समय पर लगातार लॉन्च हो रही हैं। सैटेलाइट लॉन्च होती है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, उसके बाद वो बेकार हो जाती है। उसके बाद वो ऐसे ही यहाँ पर स्पेस के अंदर तैरती रहती है। उसके बाद इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पर कूड़ा करकट होता है जो कि यहाँ पर तैर रहा है स्पेस के अंदर में। और अब आप कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर ये भी है। सबसे बड़ी बात, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है कि बहुत सारे जो स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो रन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई बहुत सारे मिशन को लॉन्च करता है, और वो यहाँ पर मिशन अगर हिट हो जाए इन कूड़ों से, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, उससे यहाँ पर उसका नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आज के टाइम पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर तैर रहा है स्पेस के अंदर। ठीक है, अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मान लो कोई कूड़ा, ये क्योंकि इसमें मतलब स्पेस के अंदर ना बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये घूम रहे हैं, बहुत तेज़ी से तैर रहे हैं, अगर वो टकराता है तो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डैमेज हो सकता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऐसे यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि स्पेस डेब्रिस अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। बट इन्फॉर्मेशन ये आती है, ये जो स्पेस जंक है ये यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ख़ासकर इंडियन एसेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब भारत के जो भी यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस ऑर्बिटल डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए बना दिया है एक नया रडार, उसको डिप्लॉय किया है एक नए रडार को। और यहाँ पर ये जो काम किया गया है, ये एक प्रोजेक्ट के अंडर में काम किया गया है, उसका नाम है नेत्र। ठीक है, नेत्र की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास अभी ही नोट डाउन करके रख लो,
कि स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, वो है नेत्र। ठीक है, ये काफ़ी कम चर्चा में रहता है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ स्पेस डेब्रिस जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत सारी मात्रा में देखने को मिलने वाला है ना, बहुत सारा आपको यहाँ पर स्पेस में देखने को मिलने वाला है। तो इसरो के चेयरमैन जो हैं आज के टाइम पर एस सोमनाथ, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डेप्लॉयमेंट करेंगे रडार का, और रडार के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से क्षमता है कि वो डिटेक्ट करेगा और साथ ही साथ ट्रैक करेगा हर एक ऑब्जेक्ट को जो कि स्पेस के अंदर तैर रहा है, जिसका साइज़ 10 सेंटीमीटर का है या 10 सेंटीमीटर से ऊपर का साइज़ है। वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर पता चलती रहेंगी। और ख़ासकर बात यह है, इस रडार को यहाँ पर भारत ने खुद बनाया है, इंडिजीनियसली हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलने वाली है, ऐसा बताया गया। तो ये जो रडार है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ताकि स्पेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखा जा सके। खासकर स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, तो उसके साथ साथ जो वहाँ पर डेब्रिस है, जो कूड़ा करकट है, उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। हमने प्लान भी किया है कि हम लोग लगभग इस प्रकार से 2 सच रडार्स को हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग और मतलब निगरानी को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हाँ भाई क्या क्या सिनेरियो चल रहा है स्पेस के अंदर में। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कवर करने के लिए, वो मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। तो इसके बारे में मैंने नीचे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पे लाइक का बटन है, आप लोग दबाकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पर इतना मतलब आप वीडियो देखते हो ना, देखते देखते फिर समझते समझते पढ़ते पढ़ते चीज़ें भूल जाते हो, तो उसी वजह से मैं यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। 5K प्लस लाइक्स की यहाँ पर बस खाली मुझे रिक्वायरमेंट रहती है कि 5000 लाइक्स पहुँच जाएँ यार, और उसके बाद बस इतना ही मेरा रहता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको अचीव करवा सकते हो अपना सपोर्ट दिखाकर। अभी फ़िलहाल इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने कवर किया था, और उस आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि अर्थ के पास जल्द ही रिंग्स आ जाएंगी। रिंग्स मतलब जल्दी अर्थ के आसपास, जैसे सैटर्न है ना, सैटर्न हमारा प्लैनेट है, उसके आसपास एक छल्ला बना हुआ है, एक रिंग बना हुआ है, वैसी अर्थ के पास आ जाएगी। लेकिन आप कहोगे नेचुरल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खूबसूरत लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कूड़ा रहने वाला है जो कि एक रिंग को क्रिएट करेगा। इसी वजह से आज के टाइम पर हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि भाई इस कूड़े करकट को ख़त्म किया जा सके। अभी फ़िलहाल स्पेस डेब्रिस क्या होता है ये तो आप लोग क्लियरली समझ चुके हो कि हाँ भाई स्पेस डेब्रिस क्या होता है। अब बात करते हैं स्पेस डेब्रिस कितनी मात्रा में आपको अंतरिक्ष में देखने को मिलेगा। जो रियल अमाउंट है स्पेस डेब्रिस का, वो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं वो लगभग 5 लाख से 1 मिलियन के आसपास के पीसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जो पीसेस है ना, ये इतनी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से तैर रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर में। यहाँ पर उनकी स्पीड बताई गई है, वो ट्रैवल कर रहे हैं 17,500 सॉरी, अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में अगर हम देखें सिंपल करने के लिए, तो 28,162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है कूड़ा, अगर वो किसी चीज़ से भी टकराता है तो डेफिनेटली उस चीज़ को काफ़ी बड़ा डैमेज होने वाला है। ठीक है, तो ये इसी वजह से यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात बनी हुई है, जिसको लेकर भारत अपने नेत्र प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है कि हम लोग इनके ऊपर निगरानी रख सकें। निगरानी रखने के साथ साथ इनको ट्रैक कर सकें, ट्रैक करने के साथ साथ हम लोग जो भी अपने मिशंस को लेकर आएँ, हम अपने इंडियन एसेट्स को प्रॉपरली बचा सकें, उनको लेकर कोई भी नुकसान ना हो। क्लियर हुआ? ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब फटाफट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं, और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसको लेकर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ यार, क्या हो रहा है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून। मतलब कौन सा ग्रह यानी कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स और मून देखने को मिलते हैं। 2009 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया ए फर्स्ट के अंदर जुपिटर, बी मार्स, सी सैटर्न या फिर डी वीनस। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से तो करेक्ट आंसर सैटर्न होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देख पाओगे इसके आंसर जो है वो है जुपिटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो 2009 के समय पर जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट था जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स हुआ करते थे। बट अभी यहाँ पर क्या है, अभी आप लोग को ध्यान रखना है कि सैटर्न आ चुका है, सैटर्न ने रिप्लेस कर दिया, तो सैटर्न के पास आज के टाइम पर ज़्यादा सैटेलाइट्स और मून्स देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द जुपिटर। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है,
तो मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बनते रहते हैं ऐसे कि आपने कौन सा मिशन दिया है, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है। तो 2008 के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सेलिन 1 एक ल्यूनार ऑर्बिटर मिशन है जो कि यहाँ पर कौन से कंट्री को बिलोंग करता है। तो इसका ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन यूरोपियन यूनियन, थर्ड ऑप्शन जापान और फोर्थ ऑप्शन यूएसए। तो उसका करेक्ट आंसर सी है यहाँ पर जापान। जापान का जो जाक्सा है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, जैसे भारत की इसरो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से अपने इस मिशन को लॉन्च किया हुआ है सेलिन को। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी स्पेस डेब्रिस को लेकर चीज़ें बन सकती हैं कि हाँ स्पेस डेब्रिस को लेकर क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। तो भारत के प्रोजेक्ट का नाम है नेत्रा, ठीक है। नेत्र ध्यान रख सकते हो। नेत्र की फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बता दी है, एक बार फिर बोल देता हूँ, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाया गया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स की तरफ, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। पहला एडिटोरियल ये वाला है, ज़बरदस्त है, इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने वाले हैं। इंडिया का फूड रिस्पॉन्स क्या है एज वसुधैव कुटुंबकम। तो डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से, जब एक समय था भारत के अंदर हंगर के क्राइसिस देखने को मिलते थे, भूखमरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन एक समय आज का है कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग देशों को खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान को अभी हम लोगों ने गेहूँ प्रोवाइड करवाया है। तो डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं, प्लस यहाँ पर हम लोग को और क्या क्या करने की आवश्यकता है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला एडिटोरियल है, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। एक एक बात हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली अब क्या है, आपको लिखना आना चाहिए, मेंस के अंदर लिखना आना चाहिए। उसके बाद एक आर्टिकल यह है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक ओवरव्यू लेंगे बस खाली, इसको डिटेल में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। अभी आपको पता होगा जोमेटो को थ्रू एक अनाउंसमेंट किया गया कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर दी जाएगी। तो उसको लेकर यहाँ पर ऑथर कंसर्न दिखाते हैं कि ऐसा यहाँ पर सही नहीं रहेगा कि आप 10 मिनट में यहाँ पर डिलीवरी करोगे। इससे काफ़ी सारे कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, वो यहाँ पे सारी चीज़ बताई गई हैं। एक छोटा सा सिर्फ पर्टिकुलर ओवरव्यू भी लेंगे, बाकी यहाँ पर कोई भी डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको पता होगा, ये जो अगला एडिटोरियल है, ये हमारा चौथा एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल के अंदर असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बारे में बताया गया है। अभी इन बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर एक रिजोल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन देखने को मिला है, चीज़ें सॉल्व होती हुई नजर आई हैं। डिस्कस करेंगे बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि बहुत पुराना, लगभग 50 साल पुराना यहाँ पर ये डिस्प्यूट है, जो कि लगातार चर्चा में है। और अब फिलहाल यहाँ पर ये डिस्प्यूट थोड़ी सी जगह पर रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। एक एक करके डिस्कस करेंगे मैप के माध्यम से। तो अभी फ़िलहाल आपको ये जो आर्टिकल दिख रहा है, इससे हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करने वाले हैं। इस आर्टिकल को लिखा है बिशो पाराजुली साहब ने। अब ये कौन है, तो इनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हो। ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और कंट्री डायरेक्टर हैं टू इंडिया यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये भी काफ़ी बड़ा महत्व रखता है, ठीक है। अब इनके थ्रू क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई है, एक एक करके लाइन टू लाइन हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। बस आप लोग यहाँ से नज़र, मतलब सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो दुनिया भर के अंदर जो भूखमरी है, जो हंगर है, वो आज के टाइम पर बढ़ती हुई चली जा रही है। उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। क्लाइमेट क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, लगातार आप कह सकते हो कि यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसने बहुत बुरी तरह से हमारी इकॉनमी वगैरह को सफ़र करवाया है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, गरीबी देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। कोविड का शॉक तो हो ही गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से आज के टाइम पर जो दुनिया भर में भूखमरी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर में जो भूखमरी है वो इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद ये बोलते हैं ऑथर कि देखो मिलियंस ऑफ लोग, आज के टाइम पर बहुत सारे जो लोग हैं वो हंगर से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को एक टाइम खाना मिल रहा है और फिर उसके बाद बाकी टाइम मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों को खाना मिल ही नहीं पा रहा है, कुछ 2-2 3-3 दिन तक ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो हंगर के अंदर रहते हैं आज के टाइम पर, यहाँ पे बताया गया। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें 2015 से, तो आज सिनेरियो ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठीक है। 2015 से कंपेयर करने पर आज सिनेरियो ज़्यादा ख़राब हुआ है। यहाँ पे बताया गया बहुत सारे मेंबर स्टेट्स हुआ करते थे यूनाइटेड नेशंस के, जहाँ पर इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा। हम सब ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को साइन किया कि हम लोग यहाँ पर साल 2030 तक टोटल 17 गोल को अचीव करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर टारगेट रहा है
लेकिन क्या हुआ, वो अचीव हो पाया? अभी तक यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉपर अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एक टारगेट हमारा ये भी है कि हम लोग क्या करें, हंगर को ख़त्म कर दें, पूरी तरह से भुखमरी को ख़त्म कर दें। तो ऑथर बोलते हैं 2015 का समय आप देख पाओगे, मतलब उस समय भी काफ़ी भुखमरी हुआ करती थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब आप लोग 2019 को देखते हो तो यहाँ पर 650 मिलियन जो लोग हैं वो दुनिया भर में सफ़र कर रहे हैं काफ़ी मतलब बुरी तरह से और इस भुखमरी से, जिस पर से यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे मतलब 2014 में डेटा काफ़ी कम हुआ करता, 2014 के कंपैरिजन में 43 मिलियन ज़्यादा लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं आज के टाइम पर। तो मतलब पहले के कंपैरिजन में सिंपल सी बात है, आज भुखमरी ज़्यादा है, ये यहाँ पर सिंपल शब्दों में बोला गया। उसके बाद और क्या बोलते हैं, देन यहाँ पर बोला गया कि देखो जब से ये पेंडेमिक चला है, पेंडेमिक के बाद से जो ये लोग हैं, लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, लोग यहाँ पर मतलब काफ़ी लंबे लंबे समय तक भूखे रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर कोविड से पहले जो भुखमरी है वो लगभग 135 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद ये डेटा बढ़कर 270 मिलियन के आसपास का पहुंच चुका है। तो आप लोग खुद इमेजिन कर रहे होंगे, हाँ कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक बड़ा डेटा क्रिएट होता हुआ नज़र आया है। देन उसके बाद अब यहाँ पे बोला गया इंडिया की आउटरीच के बारे में। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है किसका, कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी इसका मतलब है अर्थ इज़ वन फैमिली, यानी कि जो पृथ्वी है वो पूरा एक परिवार है, वो इसका मतलब है। अगर हम लोग देखें इंडिया के ट्रेडिशनल फिलोसफिकल आउटलुक को, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोगों ने काफ़ी बड़ा गेन हासिल किया है अगर हम लोग अपने इतिहास को देखें तो, क्योंकि इतिहास में हम लोगों ने भी काफ़ी सफ़र किया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आज हम लोग फिर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुके हैं। यहाँ पे बताया गया पिछले 75 सालों के अंदर देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी सारे क्राइसिस फेस किए थे, ठीक है, और उन क्राइसिस को आज के टाइम पर टैकल कर लिया गया है, काफ़ी हद तक तो टैकल कर लिया गया है। तो यही यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बोला गया वसुधा, जिसका मतलब है प्लैनेट, जो प्लैनेट है यानी कि अर्थ की बात की जा रही है। ये यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से जो अलग अलग नेशंस आज के टाइम पर देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर वहाँ पर कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पाओगे किस प्रकार से चीज़ों से आगे निकला जाता है, जो ये डिस्क्राइब करता है कि जो अलग अलग नेशंस हैं एक कलेक्टिव से मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे आपको कंसर्न्स को देखने को मिल जाता है, प्लस इन नेशंस के बीच में यहाँ पर आपको कनेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंसर्न को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर यहाँ पर एक कनेक्शन देखने को मिल जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर क्या है कि वो कनेक्शन नहीं देखने को मिल पाता है। ठीक है, बेसिकली बताया गया नहीं देखने को मिल पाता है। अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ी बात आप देख पाओगे 2014 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया यहाँ पर एक तरीके से दुनिया भर में एक सबसे बड़ी फैमिली आपको देखने को मिल जाता है, जिसका एक काफ़ी बड़ा लिंक है वैदिक ट्रेडिशन के साथ में, यानी वही वसुधैव कुटुंबकम के साथ में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो ये इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पे बताया कि देखो आज के टाइम पर ग्लोबल हंगर यानी दुनिया भर के अंदर जो भुखमरी है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है, और इसके पीछे यहाँ पर कोई भी अभी छूटा है नहीं। देन उसके बाद जो आज के टाइम पर नंबर ऑफ़ पीपल है, मतलब जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है कि हाँ उनको खाना मिल जाए, फूड असिस्टेंस मिल जाए, वो नंबर लगभग 270 मिलियन के आसपास का है साल 2021 के अंदर। और ये जो नंबर ये पहुंचा है उसके पीछे का कारण पेंडेमिक आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से नंबर थोड़ा तेज़ी से बढ़ गया। और इसी को हम लोग देखते हुए बात कर सकते हैं एक कंट्री की जिसका नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए हैं आपको पता है, उसके साथ साथ यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसका भी आप लोगों को पता है। अफ़गानिस्तान में तो एक टाइम पर ऐसा सिनेरियो था, देखो आज के टाइम पर भी वही है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक टाइम पर ऐसा सिनेरियो हो चुका था जब तालिबान ने कंट्रोल किया कि लोग अपने बच्चों को बेच कर यहाँ पर मतलब कि उनको बेच रहे थे ताकि उनको कुछ पैसा मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए। तो ये यहाँ पर चीज़ें क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पे बताया गया ये जो वॉर है इसकी वजह से आप देख पाओगे जो फूड और फ्यूल के प्राइसेस हैं वो भी लगातार बढ़ चुके हैं, इसका भी बर्डन लोगों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ों के दाम बढ़े, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है वो और बुरी तरह से सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। जो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे थे वो भी यहाँ पर चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।
फिर उसके बाद बताया गया दुनिया भर के अंदर जो ये बर्डन है माल न्यूट्रिशन का वो भी एक बहुत बड़ा है। माल न्यूट्रिशन मतलब यानी कुपोषण, लोगों को एक अच्छा खाना मिल नहीं पाता, तो उसका बर्डन भी एक काफ़ी लंबा चौड़ा बर्डन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला गया ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 150 जो मिलियन चिल्ड्रंस हैं वो कहीं ना कहीं स्टंटेड हैं और 50 मिलियन चिल्ड्रंस वेस्टेड देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर ये कंडीशन क्या कहलाती है, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र के हिसाब से हाइट कम है, उनकी ग्रोथ कम है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट के हिसाब से उनका वज़न कम है, ठीक है, अगेन ग्रोथ कम है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इस प्रकार की चीज़ें कब नज़र आती हैं, जब उनको एक अच्छा खाना, एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ गए होंगे कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ऑथर ने बताया कि हम लोग किस प्रकार से आज के टाइम पर अफ़गानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। तो इंडिया ने हाल ही में यहाँ पर काफ़ी हेल्प करी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो अफ़गानिस्तान में सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ। कितना ख़राब हुआ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। अब फ़िलहाल यहाँ पर यह हो चुका है कि अफ़गानिस्तान को कुछ खाने की ज़रूरत थी, कुछ फूड की आवश्यकता पड़ रही थी, जो कि यहाँ पर प्रॉपर अफ़गानिस्तान की सरकार उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। तो भारत ने रिसेंटली यहाँ पर डिसाइड किया हम लोग असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, और वो जो असिस्टेंस है वो यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से ये जो भारत का एक स्टेप उठाया गया है, ये बिल्कुल यहाँ पर एक तारीफ़ के काबिल यहाँ पर स्टेप आपको देखने को मिलने वाला है। तो भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग 50,000 मेट्रिक टन जो फूड असिस्टेंस है वो गेहूं का हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा हम लोग ने डिसाइड कर लिया था। ये जो गेहूं है वो यहाँ पर भेजा जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे भेजा जाएगा जलालाबाद यानी अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान के रास्ते से निकल कर जाएगा। और जो इसका पहला कंसाइनमेंट है, ठीक है, इंडिया का, वो आप लोग देख पाओगे वो हमने पहले ऑलरेडी भेज दिया है। 22 फरवरी को वो फ्लैग ऑफ हो चुका था, हम लोगों ने उस सामान को भेज दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर। क्लियर हुआ, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आ चुकी है। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो ये सबसे मतलब अच्छी बात है कि हाँ भारत ने किस प्रकार से हेल्प प्रोवाइड करवाई है। फिर ऑथर बोलते हैं देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पर ये देखो, ये जो असिस्टेंस है इसकी आवश्यकता थी अफ़गानिस्तान को, जो कि भारत ने पूरी करी। लगभग 22.8 मिलियन पीपल से भी ऊपर, जो हाफ द पॉपुलेशन आपको ये देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योर है 2022 के अंदर। ये भी यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है जिसके अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग कंडीशन से सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4.7 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी सारी जो प्रेग्नेंट वेमेन है, लैक्टेटिंग वेमेन, यहाँ पर ये सब मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर है, मतलब इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो कितना सिनेरियो ख़राब है अफ़गानिस्तान में, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद बताया गया जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है अफ़गानिस्तान के अंदर, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से एक मतलब कि एक मैसिव सप्लाई चेन क्रिएट करी है, एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें तो अभी सामान सो सारा का सारा पहुंचाया गया। ऐसा नहीं है कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के हाथ में दे दिया। आपको पता होगा तालिबान को भारत अभी रिकग्नाइज़ करता नहीं है, तो हमने यहाँ पर अफ़गानिस्तान को सामान नहीं दिया है। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, उसके पास हमने सामान पहुँचाया है, और वो जो बॉडी है वो यहाँ पर पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर वो सामान पहुँचा देगी। और इससे यहाँ पर बोला गया कि देखो ये जो हर एक कंट्रीब्यूशन और जो पार्टनरशिप करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इससे काफ़ी सारे बच्चे, वेमेन और आदमियों की जान बचाई गई है। तो इसलिए ये एक स्टेप जो है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल स्टेप है। देन उसके बाद बताया गया इंडिया यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मतलब आपको फ्रेंड देखने को मिलेगा अफ़गान पीपल का। अफ़गान पीपल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग ट्रेडिशनली बात करें तो लगभग 1 मिलियन के आसपास जो मेट्रिक टन है वो हम लोगों ने इतिहास में भी पहले भी भेज रखा है हम लोगों ने, जब हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप करी थी। लेकिन पिछले 2 सालों की अगर हम लोग बात करें तो भारत ने यहाँ पर काफ़ी सारी एड प्रोवाइड करवाई है, ना केवल अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान के साथ साथ और भी देशों को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिया है, मिडिल ईस्ट को दिया है, वेस्ट एशिया को दिया है, ताकि वो लोग नेचुरल कैलेमिटी से निकल सकें। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक से यहाँ पर बच सकें। आपको पता होगा कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हम लोगों ने मिशन सागर चलाया, और भी बहुत सारे मिशन चलाए जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में फूड दिया, मेडिसिन प्रोवाइड करवाए, बहुत सारी हेल्प यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की भारत ने करी है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक चीज़ और, फ्रॉम सफिशेंसी टू असिस्टेंस का सफ़र कैसा रहा। इसका मतलब यह है, ऑथर ये बोलते हैं कि हमारे पास एक समय पर काफ़ी हद तक कमी हुआ करती, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग बताया, तो हम लोगों ने वहाँ से कैसे ग्रोथ पाई है, प्लस आज के टाइम पर हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत
मतलब बड़ी प्रोग्रेस पाई है फूड प्रोडक्शन के मामले में सालों में, ऐसा बताया गया। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट जर्नी देखने को मिलती है सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन के मामले में भारत ने खुद यहाँ पर कदम लिया है और भारत ने खुद यहाँ पे ग्रोथ पाई है। फिर उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिला है, तो इंडिया के थ्रू खुद यहाँ पर पैरों पे खड़ा हुआ गया है। 2020 के अंदर भारत ने लगभग 300 मिलियन से भी ज़्यादा जो सीरियल्स हैं वो उनका प्रोडक्शन किया था, 300 मिलियन टन से ज़्यादा। और उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया हम लोगों ने 100 मिलियन टन तक का जो फूड स्टॉक है वो यहाँ पर बना रखा है। कंट्री ने काफ़ी सारी चीज़ें और भी रजिस्टर कर रखी हैं और ये कुछ ही सालों में काम किया गया। 2021 के अंदर भारत ने लगभग 20 मिलियन टन चावल और गेहूं को एक्सपोर्ट किया, ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो ये फूड ग्रेन सरप्लस है वो लगातार ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग बात देखोगे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, इसी वजह से हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्लेयर की कैटेगरी के अंदर भी आते हैं। ये जो एक लंबी सी जर्नी है कि हाँ एक टाइम पर हमारे यहाँ पर खुद फूड का शॉर्टेज हुआ करता था, बट आज के टाइम पर ये सरप्लस फूड मिल रहा है। ठीक है, ये जो एक लंबी चौड़ी जर्नी देखने को मिलती है, ये जो जर्नी है अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी आपको देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि देखो ये जो हमारी जर्नी है इससे काफ़ी सारे लेसन्स यहाँ पर ले सकती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ काफ़ी कुछ यहाँ पर सीख सकती हैं। जैसे जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जहाँ पर अगेन काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिलते हैं, तो वो लोग यहाँ पर काफ़ी सारे लेसन्स लेकर अपने यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च सकते हैं। ठीक है, नए नए रेगुलेटरी सिस्टम्स के ऊपर काम कर सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट को लेकर काम कर सकते हैं और एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो भारत जैसे आज के टाइम पर स्टेज पर पहुँचा है वो लोग भी पहुँचते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद भारत का और दूसरा अचीवमेंट देखने को मिलेगा, बात की गई सेफ्टी नेट को लेकर। इंडिया का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है जो हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेकर आए। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने इतना सारा प्रोडक्शन करने के बाद अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाया हुआ है। आपको पता होगा राशन के माध्यम से यहाँ पर काफ़ी सारा खाना दिया जाता है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग है, मिड डे मील्स स्कीम अलग है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज अलग हैं। तो इंडिया के अंदर फूड को लेकर आप देख पाओगे भारत ने काफ़ी सारे लोगों को, मतलब बिलियंस ऑफ पीपल को यहाँ पर खाना पहुँचाया है। डेफिनेटली ये हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देख पाओगे फूड सेफ्टी नेट्स को लेकर अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिंक होती हुई नज़र आएंगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट और बफर स्टॉक पॉलिसी से। आज के टाइम पर आपको वही राशन वाला सिस्टम आपको पता होगा, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा जो यहाँ पर फूड है वो राशन के माध्यम से मिल जाता है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलता है। जो बहुत सारी पुअर फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर इसको अफोर्ड कर पाती हैं, हालांकि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर और है, वो यहाँ पे हमारी भारत सरकार की योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको 2020 में लाया गया था ताकि 800 मिलियन बेनिफिशरीज़ को हम लोग फ़ायदा दे सकें, उन लोगों को यहाँ पर खाना मिल सके। ठीक है, ये यहाँ पर चलाया गया है। और तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें काफ़ी सारा पैसा अनाउंस किया गया था। इंडिया का जो सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अपने कंट्री के प्रति भी, साथ ही साथ दूसरी नेबर कंट्रीज़ हो गई उनके प्रति भी। वहाँ पर जो भी कंट्रीज़ सफ़र कर रही थी फूड इमरजेंसी से, उनको हम लोगों ने सपोर्ट किया है। एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान का वापस से ले आया गया, तो अफ़गानिस्तान का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। ये बहुत है समझने के लिए कि हाँ यहाँ पर जो भी अफ़गानी पीपल हैं तो जिनको यहाँ पर इमरजेंसी की कंडीशन में फूड क्राइसिस की अंदर यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी फूड असिस्टेंस की, जहाँ पर भारत ने डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट सा रोल प्ले किया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। तो ये यहाँ पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रोल, एक काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलता है। जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था 2020 के अंदर में, ताकि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। इसका मेजर काम यहाँ पर ये रहा कि इसने यहाँ पर फूड को मेंटेन किया है और शांतिपूर्वक ये काम किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे इसी वजह से इसको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इंडिया ने अपनी एक बहुत तगड़ी प्रोग्रेस इसके अंदर अचीव करी है हंगर मालन्यूट्रिशन के अंडर में, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। हम लोगों को यहाँ पर इसी रास्ते पे चलते रहना है और जितनी भी यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उनको आगे लेकर आना है। और अभी यहाँ पर कुछ टाइम पर हम लोग अगर ऐसे और चलते रहे तो डेफिनेटली यहाँ पर इससे और ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्लस भारत को यहाँ पर एक ऐसा गोल सेट करना है ज़ीरो हंगर और इक्विटी के ऊपर, तो उसको भी अचीव करना है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि ऑथर का क्या क्या कहना है। हमने
लाइन टू लाइन इस पूरे पर्टिकुलर एडिटोरियल को काफ़ी डिटेल से कवर कर लिया। हालांकि काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसी वजह से 15 मिनट लग चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली है। अगले एडिटोरियल के अंदर बात की गई है इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आए ये तो आपको पता होगा। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। पहली चीज़ देखो, श्रीलंका की बात करते हैं। जब आप लोग लोकेशन देखोगे तो इंडिया का मैप आपको नीचे से ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको श्रीलंका नीचे देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है डेफिनेटली। कैसे है आगे डिस्कशन होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली रीजंस बताता हूँ कि श्रीलंका के अंदर जो ये पैसों को लेकर पैसों की कमी पड़ चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बढ़ चुके हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, रीज़न क्या है। सबसे पहला कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक है, वो कोविड-19 पेंडेमिक ने यहाँ पर हालत बेकार कर दी है श्रीलंका की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि जैसे ही पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा दुनिया भर में, जो हज़ारों लोग श्रीलंका के लेबरर्स जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे थे, वो सब वहाँ पर फंस चुके थे। और इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो उनको वापस से लेकर आया गया, फिर वो जॉबलेस हो गए। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी असर पड़ा है। दूसरा, यहाँ पर शटडाउन आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ पर पेंडेमिक आया, उसके बाद श्रीलंका के अंदर जो इनकी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हुई पहले। फिर उसके बाद जो इनके चाय की पत्ती का खेती का काम होता था वो यहाँ पर बंद हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इनका टूरिज़्म बहुत बुरी तरह से पिटा। अब टूरिज़्म की वजह से श्रीलंका ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो मेजरली टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अब हुआ क्या, यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से किसी को अलाउ वगैरह किया नहीं जा रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, जो टूरिज़्म वो पिट गया। ये आपको दूसरा कंसर्न देखने को मिलेगा। तीसरा, डोमेस्टिक जॉब लॉसेस आपको देखने को मिलेगी। कंट्री के अंदर खुद यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स वगैरह जा चुकी हैं। उसके बाद फॉरेक्स डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फॉरेक्स डिक्लाइन का मतलब है कि इनकी जो मतलब फॉरेन करेंसी जो रखता है कंट्री, वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कम होता हुआ नज़र आ गया है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पर काफ़ी अच्छा खासा इनके पास पैसा हुआ करता था, बट आज के टाइम पर बहुत कम बिलियन डॉलर्स की इनकी फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। और अगर लोन चुकाने में अगर ये कंट्री आती है तो वो फॉरेक्स रिजर्व भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने अलग अलग कंट्री से लोन ले रखा है, चाइना से काफ़ी सारा लोन ले रखा है, ठीक है, और भी यहाँ पर कंट्रीज जिनसे लोन ले रखा है। तो चाइना का एक सबसे बड़ा दबदबा भी श्रीलंका के अंदर बन जाता है। ये बेसिक सी बात आपको पता होगा। प्लस श्रीलंका की सरकार की कुछ पॉलिसी हैं वो भी यहाँ पर फेल मार चुकी हैं। पॉलिसीज़ की फेल मारना भी यहाँ पर श्रीलंका के लिए काफ़ी हद तक घातक साबित हुआ है। सबसे बड़ी पॉलिसी इनकी सरकार लेकर आई, भाई हम रातों रात में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से यहाँ पर फार्मिंग की जाएगी। रातों रात डिसीजन लिया और सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन लगा दिया। अब ये काम जैसे ही होता रहा तो इससे यहाँ पर हुआ क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो तो हुई नहीं, और इससे यहाँ पर जो फूड का प्रोडक्शन, जो फसलों की ग्रोथ थी वो काफ़ी हद तक रुक गई, काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस आया, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका को फूड इमरजेंसी भी डिक्लेयर करनी पड़ गई थी। क्लियर हुआ। तो ये सारे क्राइसिस के रीजंस हैं कि हाँ भाई यहाँ पर श्रीलंका के अंदर क्यों यहाँ पर ये सारा बवाल हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हो ये रहा है कि इनकी इकॉनमी पूरी तरह से पिट चुकी है। श्रीलंकन रूपी की जब हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंकन रूपी यहाँ पर गिर चुका है पूरी तरह से। यहाँ पर आप कह सकते हो $1 के कंपैरिजन में यहाँ पर 265 तक इनकी करेंसी पहुँच चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे भारत के अंदर $1 70-74 के आसपास रहता है, वैसे यहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका के अंदर $1 के आसपास के, $1 से अगर हम लोग देखें तो $1 इज इक्वल्स टू 265 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ। बाकी इनका जो फॉरेन रिजर्व है करंट टाइम पर अगर हम लोग देखें तो वो $2.31 बिलियन का बचा है। फ्राइडे के एंड की बात है ये, तो मतलब पिछले महीने की अगर हम लोग डेटा देखें तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ $2.31 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। और यहाँ पर ये भी बताया गया, अगर हम लोग देखें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका को मतलब बहुत सारा पैसा आज के टाइम पर चुकाना भी है। जैसे इन्होंने काफ़ी सारा लोन ले रखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर सिटीजन्स काफ़ी हद तक परेशान हो रहे हैं, लोग यहाँ पर भूखे सो रहे हैं। लोगों को यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आम लोगों को यहाँ पर परेशानी होंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से श्रीलंका के अंदर जो मिल्क हो गया, चाहे कुछ खाने का सामान हो गया, उन सब के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी हद तक सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसका क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल इंडिया भी मदद कर रहा है।
अगर हम लोग देखें तो भारत ने किस प्रकार से मदद प्रोवाइड करवाई है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंडिया यहाँ पर श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया ने अभी $1 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन है ये साइन किया था। यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग कुछ एसेंशियल इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ को सप्लाई करेंगे ताकि श्रीलंका थोड़ा सा मतलब ग्रो हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल सा लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे जनवरी 2022 की स्टार्टिंग से भारत ने काफ़ी सारा पैसा दे रखा है। $2.4 बिलियन का हम लोगों ने असिस्टेंस को बढ़ाया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे $400 मिलियन की RBI करेंसी स्वैप आपको देखने को मिलेगा, $500 मिलियन का लोन डेफरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारा पैसा हम लोग आज के टाइम पर श्रीलंका को प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर श्रीलंका चाइना से भी रिक्वेस्ट कर चुका है कि हम लोग को थोड़ा सा और पैसा चाहिए, और चाइना उसको देगा भी, क्योंकि चाइना को पता है वो पैसा चुका नहीं पाएगा। फिर एट द लास्ट यहाँ पर क्या होगा, चाइना को श्रीलंका के अंदर थोड़ी सी ज़मीन मिलेगी, जैसा अभी हुआ है हम्बनतोता पोर्ट को लेकर प्लस कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं श्रीलंका के अंदर। बाकी इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस को भी आप लोग कवर कर सकते हो, मैंने काफ़ी बार पढ़ा रखा है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशनशिप है वो लगभग 2500 साल पुराने हैं। दोनों कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और लैंग्वेज के बेसिस पर काफ़ी बड़ा इंटरेक्शन देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे जो लंबे समय से मतलब 30 साल से चल रहा एक युद्ध, एक कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका और LTTE के बीच में, ये लगातार युद्ध चल रहा था, लेकिन ये युद्ध होता है एक समाप्त 2009 के अंदर। और यहाँ पे बताया गया इस युद्ध में भारत सपोर्ट करता है श्रीलंका की सरकार को, ठीक है, ताकि वो लोग आतंक से लड़ पाएँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ बताया गया इंडिया की लगातार जो यहाँ पर पोजीशन आपको देखने को मिल रही है, लगातार हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल सेटलमेंट करते हुए नज़र आते हैं, प्लस श्रीलंका के अंदर यहाँ पर डेमोक्रेसी को, प्लस यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो इसके बेसिस पर भी आप देख पाओगे लगातार रिलेशन ग्रो हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई हमारी कुछ बैकग्राउंड की। अब बात करते हैं कमर्शियल रिलेशंस कैसे हैं दोनों कंट्री के। तो श्रीलंका यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर भारत डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है। श्रीलंका यहाँ पर इंडिया का एक सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस पूरे के पूरे सार्क देशों के अंदर में। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को लगभग $5.3 बिलियन तक का। इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था 2015-17 में, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि लगातार ये एक्सपोर्ट ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इंडिया श्रीलंका से हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है वो लगभग $743 मिलियन का किया है। हमने मिलियन में इंपोर्ट किया और बिलियन में एक्सपोर्ट किया, ये आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत एक बड़ी कंट्री है। प्लस श्रीलंका के साथ हम लोगों ने साल 2000 से ही एक इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अब इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में रुकावटें क्या आती हैं? रुकावट आती है सबसे बड़ी यहाँ पर चाइना। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर चाइना ने काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन प्रोवाइड करवाया श्रीलंका की सरकार को नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है ना। और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, श्रीलंका की सरकार जो है वो पैसे चुका पाती नहीं है, चुका नहीं पाती तो उसके बाद यहाँ पर क्या करती है, अपनी ज़मीन उठाकर दे देती है रेंट के ऊपर। ऐसे यहाँ पर किया गया। श्रीलंका ने जो हम्बनतोता पोर्ट है वो 99 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दिया। उसके बाद कोलंबो पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट यहाँ पर चाइना के हाथ में थमा दिया। तो ऐसे यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और चाइना का इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री के बराबर वाली कंट्री में बढ़ेगा, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते यहाँ पर कि चाइना नीचे से भी हमारे लिए कंसर्न क्रिएट करता हुआ नजर आए। दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत आज के टाइम पर लगातार श्रीलंका को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। क्लियर हुआ? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप, मतलब छोटी सी तो नहीं थी, काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, तो काफ़ी सारी बातें आई होप आप लोग को पता चल चुकी हैं। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है असम मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के बारे में। तो डिटेल्स हम लोग बात करेंगे आखिरकार क्या हुआ है। तो इस आर्टिकल को सिंपली आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर टॉपिक है इंटर स्टेट रिलेशंस का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस का। यहाँ पे बोला गया, देखो असम और मेघालय दोनों राज्य आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। दोनों यहाँ पर अपने आप में एक लंबा चौड़ा बॉर्डर साझा करते हैं। 885 किलोमीटर्स का एक लंबा बॉर्डर दोनों देशों के बीच, दोनों स्टेट्स के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इतने लंबा बॉर्डर होने की वजह से बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारा विवाद होता है। लगभग 12 जगह हैं दोनों स्टेट्स के बीच में जहाँ पर विवाद रहता है। वो क्या क्या है मैं आपको आगे थोड़ा सा बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं। अरे यार, मैंने ये वाला पिक्चर दिखाना भूल गया आप लोगों को, स्पेस डेब्रिस की जो हम लोग बात करते थे कि अर्थ के आसपास कितना कूड़ा करकट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे एक पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी अगर यहाँ पर जो सैटेलाइट्स वगैरह का कूड़ा है वो नहीं रोका गया तो। क्लियर हुआ? बाकी अभी हम लोग बात कर रहे थे
दोनों राज्यों की। तो इधर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया के मैप का आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ये मैप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर असम देखने को मिलेगा, नीचे मेघालय देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर असम है, नीचे मेघालय है, और असम मेघालय के बीच में ही आपको यहाँ पर ये लांगपी वाला एरिया देखने को मिलेगा। इस लांगपी वाले एरिया को लेकर काफ़ी सारा विवाद रहता है दोनों पर्टिकुलर स्टेट्स के बीच में। अब होता क्या है, यहाँ पर इस लांगपी वाले एरिया के साथ साथ यहाँ पर आपको 11 जगह और देखने को मिल जाएंगे, मतलब टोटल 12 जगह हैं जहाँ पर विवाद रहता है। वो 12 जगह कौन कौन सी हैं तो आप लोग नाम देख पाओगे। अपर ताराबरी हो गया, गजंग रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, हाइम लांगपी हो गया जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, उसके बाद नोंगवा। तो अलग अलग ये पर्टिकुलर रीजन्स हैं, आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में एक बार देख सकते हो। तो इसको लेकर विवाद रहता है। और आपको डायरेक्टली सिंपल से शब्दों में बता दूं, विवाद क्या रहता है, इसमें से कुछ जगह है जिसको यहाँ पर बोलता है कि असम मेरा हिस्सा है, मेघालय बोलता है नहीं मेरा हिस्सा है। इसको लेकर यहाँ पर ये डिस्प्यूट रहता है। अब मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय असम से ही निकल कर बना है। असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 आया था। देखो बहुत सारे राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर असम से ही निकल कर आए हैं, तो मेघालय भी यहाँ पर असम से ही निकल कर आए हैं, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल कर आती हैं इन चीज़ों को देखते हुए, मतलब इन स्टेट्स के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर पॉइंट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है असम और मेघालय के बीच में, वो लांगपी वाला रीजन, ठीक है। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी है, वेस्ट गारो हिल्स, जो कि बॉर्डर करता है कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के साथ में। तो ये जो एरिया ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट बन जाता है। लांगपी पहले यहाँ पर कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था जब अंग्रेज़ों का टाइम चलता था। देश आज़ाद होने के बाद की बात है, क्या हुआ, ये जो हिस्सा है ये गारो हिल्स का हिस्सा बना, मेघालय का हिस्सा बना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। तो बेसिकली क्या हुआ, असम बोलता है ये मेरा पार्ट है और मेघालय बोलता है ये मेरा पार्ट है, इसको लेकर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। फिर मेघालय यहाँ पर कुछ और क्वेश्चनिंग भी करता है कि भाई यहाँ पर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 इसको लेकर भी लड़ाई रहती है। तो कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर मेघालय बोलता है ये हमारा हिस्सा है, पहले हमारा हुआ करता था। तो इसी को लेकर ये विवाद रहता है दोनों स्टेट्स के बीच में। अब क्वेश्चन ये है कि इन विवाद को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। दोनों यहाँ पर असम और मेघालय दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको बनाया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कमेटी। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग 2 रीजनल कमिटीज़ को बनाएंगे और वो जो कमेटी है वो पूरे इस बॉर्डर के डिस्प्यूट को यहाँ पर रिजॉल्व करती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ है यहाँ पर दोनों स्टेट्स के बीच का विवाद। अब इस विवाद को लेकर ये सॉल्यूशन निकला है कि दोनों स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर सुलझाव करेंगे और जो लड़ाइयाँ हो रही है उसको रोकेंगे। और मैंने आपको बताया 12 ऐसी जगह हैं, तो 12 में से 6 जगह को लेकर यहाँ पर ये तय हो चुका है असम और मेघालय में कि बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये भी क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी बात आप लोगों ने यहाँ पर इस मैप में देखा, कौन से वाले मैप में, इस वाले मैप में असम से ही मेघालय निकल कर आया है, लेकिन असम एक टाइम पर बहुत ही बड़ा रीजन हुआ करता था। अब क्या हुआ, असम के अंदर में से ही, मतलब असम से ही बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स निकल कर आए हैं। इसी वजह से असम के साथ में अलग अलग स्टेट्स का काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट यानी काफ़ी बड़ा विवाद देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोग को स्पेसिफिकली असम और बॉर्डर इशूज़ के बारे में कवर करवाऊँ तो असम का एक बॉर्डर इशू देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, साथ ही साथ नागालैंड के साथ में। और ये वाला जो विवाद है ये आज के टाइम पर पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उसके बाद यहाँ पर असम के अंदर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये मिजोरम के साथ भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होते हैं हमारे देश के अंदर, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें से सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको ओडिशा बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है जिसको लेकर एक सोल्यूशन लेकर आया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे असम के सीएम और मेघालय के सीएम, जिनके बारे में यहाँ पर आप देख पाओ किस प्रकार से यहाँ पर हाथ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अग्रीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हुई हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा। मैंने बोला था इस आर्टिकल के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा, तो डेफिनेटली दूंगा। यहाँ पे बात की गई है फूड डिलीवरी सेक्टर को लेकर। रिसेंटली क्या हुआ, जो जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल साहब, इन्होंने यहाँ पर प्लान किया है कि हम लोग फूड डिलीवर करेंगे अपने कस्टमर्स को 10 मिनट के अंदर अंदर। अब इन्होंने 10 मिनट के अंदर जो ये फूड देने के बारे में चर्चा करी है ना, इसकी वजह से एक बवाल आ गया, एक आंधी आ गई थी ट्विटर के ऊपर। काफ़ी हद तक ट्रेंडिंग करा गया कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 10 मिनट के अंदर आप दे रहे हो, 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक अटेंशन गेन कर रहे हो, प्लस यहाँ पर मतलब कि यह है कि अपनी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली काम किया जा रहा है। बट उसको अगर हम लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिलेंगे।
वर्कर्स को काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिलेगा। अब वर्कर्स के ऊपर जोर डाला जाएगा, हालांकि ये मना कर रहे हैं कि वर्कर्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप जल्दी जल्दी जाओ। देखो ट्रैफिक काफ़ी होता है, ठीक है। अब जो डिलीवरी बॉय हैं, ठीक है, ये लोग यहाँ पर अगर जल्दी जल्दी जाएंगे तो इससे यहाँ पर काफ़ी कंसर्न रहता है उनकी लाइफ को लेकर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। और ट्विटर पर जब चीज़ें ट्रेंड हो रही थी तो यहाँ पर 2-4 मैसेजेस, यहाँ पर 2-4 आर्टिकल ऐसे भी ट्रेंड हो रहे थे कि 10 मिनट के अंदर अगर आपके पास खाना पहुँच जाए तो समझ लेना वो बासी ही खाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर वर्कर्स को लेकर है कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे कहीं ना कहीं, हालांकि ये तो मना कर रहे हैं कि वर्कर्स को फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्कर्स के ऊपर डेफिनेटली फोर्स पड़ेगा कि वो जल्दी जल्दी जाएं, और इससे काफ़ी कंसर्न्स पैदा होंगे और काफ़ी सारा ट्रैफिक हम लोग ऑलरेडी देख पाते हैं, और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बाकी यहाँ पर उन वर्कर्स को प्रॉपरली अर्निंग वगैरह मिलती नहीं है, ठीक है। अगर प्रॉपरली अर्निंग वगैरह मिले तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि वर्कर्स की अगर हम लोग अर्निंग के बारे में बात करें तो जितना पैसा मिल रहा है उसका आधा पैसा यहाँ पर इनको खर्च करना पड़ जाता है अपने तेल खर्चे के लिए, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो यहाँ पर तेल खर्चा खुद करना पड़ रहा है, प्लस अलग अलग और भी कैपिटल कॉस्ट लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी सैलरी का कुछ ही हिस्सा इनके पास बच पाता है, अदरवाइज सारे पैसे यहाँ पर चले जाते हैं। तो आपको करना है तो आप लोग वर्कर्स के सपोर्ट के लिए काम कर सकते हो। जो ये डिलीवरी बॉयज़ हैं इनको यहाँ पर इनकी ग्रोथ के लिए काम कर सकते हो, इनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी मैटर करती हुई नज़र आएंगी। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी काफ़ी डिटेल से कवर होती हुई नज़र आई है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कुछ आर्टिकल्स को, ठीक है, जो कि हम लोग अलग से लेते हैं। बाकी आज के न्यूज़पेपर में कोई खासा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ठीक है। इंडिया जर्मनी का डिस्कशन हुआ है, और मतलब इंडिया जर्मनी के बीच में बातचीत हुई है, पूरा का पूरा यूक्रेन को सिचुएशन को लेकर डिस्कशन किया गया है। इस आर्टिकल को आप खुद ही पढ़ोगे, क्या पढ़ा दिया बकवार से, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर बस खाली स्टेटमेंट का खेल चल रहा है, तो कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। बाकी आप लोग देख पाओगे आज का पूरा न्यूज़पेपर बिल्कुल खोखला है, यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो कि हम लोग अपने एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकें। दैट इज़ वाई हम लोगों ने डायरेक्टली आज एडिटोरियल को कवर किया, और ख़ास बात तो यह है कि एडिटोरियल भी आज काफ़ी लेंदी थे, जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर कवर किया है। अब हम लोग एक अलग से जो आर्टिकल लेते हैं उस वाले आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा एक अलग से आर्टिकल डेली बेसिस पर लिया जाता है। वो आर्टिकल आपको एक सेकंड में दिखा देता हूँ। वो ये है कि रशिया ने यूक्रेन से मिलिट्री फोर्सेस की वापसी शुरू की है। इसको लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ चर्चा में है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक सेकंड, ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कि रशिया ने यहाँ पर अपने फोर्सेस को वापस से विड्रॉ करना चालू कर दिया है यूक्रेन से। यहाँ पर आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इनफैक्ट ये अभी मॉर्निंग का ही आर्टिकल है, लगभग ये 4 बजे पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख पाओगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर लाइव अपडेट्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन ये निकल कर आती है कि जो रशिया है उसने अनाउंस किया है कि यहाँ पर मेरियोपोल सीज फायर किया जाएगा, मतलब गोलियाँ बाड़ियाँ बंद करी जाएंगी। उसके साथ साथ यूएस ने यहाँ पर ये बोला है कि रशिया चेरनोबिल को छोड़ रहा है, चेरनोबिल जो कि आपको यूक्रेन में देखने को मिलता है, तो बहुत सारी जगह से विड्रॉ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी कल ही का आर्टिकल है, ठीक है, द फ्री प्रेस जर्नल का। इन्होंने भी बताया कि जो रशिया है वो स्टार्ट कर रहा है विड्रॉ करना फोर्स अपने कीव रीजन से। तो ये चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। आप फटाफट मैप पर चलते हैं और समझते हैं आखिरकार क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूक्रेन नज़र आएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर लगातार रशिया का अटैक चल रहा है, इधर से भी अटैक हो रहा है, इधर से भी अटैक हो रहा है, और ऊपर से भी अटैक देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पर रशिया ने जो कीव यानी कि ये यूक्रेन की कैपिटल है, इसके आसपास पूरी तरह से अपना दबदबा बना रखा था। अब यहाँ पर रशियन फोर्सेस वापस से विड्रॉ कर रही हैं, यहाँ से जा रही हैं वापस। अब यहाँ पर रशिया का कहना यह है कि वापस हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली बात, क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में टर्की के अंदर क्या हुआ, टर्की के अंदर बैठक बैठी और पीस टॉक हुआ, मतलब शांति के लिए बातचीत हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अभी तक ऐसे सामने बैठकर बातचीत नहीं हो पा रही थी, बट टर्की के अंदर बातचीत हुई है। तो क्या पता यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन निकाल के ला रहे हो, और प्लस यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का कहना हो कि बिल्कुल हम लोग अब यहाँ पर सोल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए विड्रॉ कर रहे हो। या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि अभी क्या है ना कि रशिया काफ़ी हद तक कंसर्न हो चुका है। बहुत सारी जगह हैं जिसके ऊपर रशिया कब्जा ही नहीं कर पाया है, यूक्रेन ने यहाँ पर पूरी तरह से टक्कर दी है, जिसके लिए यहाँ पर रशिया आज के टाइम पर थोड़ा सा पुलअप कर रहा है, लेकिन अपने यहाँ पर मिलिट्री को पूरी तरह से रिबिल्ड करेगा, वापस से बिल्ड करेगा, और फिर उसके बाद वापस से आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि हाँ ये दो चीज़ें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स का आर्टिकल्स के अंदर कहना यह है कि रशिया चाहता यह है कि यूक्रेन को तोड़ दिया जाए 2 हिस्सों के अंदर,
ठीक है, यूक्रेन को तोड़ दिया जाए दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये वाला, ये एक हिस्सा ये वाला, कि एक हिस्से के ऊपर रशिया अपना पूरी तरह से कंट्रोल रखे। अगर अपना कंट्रोल भी ना रखे तो यहाँ पर कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो कि रशियन प्रो हो प्लस रशिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आए, तो जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये जो लैंड है इस पर्टिकुलर लैंड को बचा लिया जाएगा। और प्लस उसके बाद यहाँ पर जो ये नेटो के फोर्सेस वगैरह वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा नेटो का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नेटो ही तो यहाँ पर जड़ है। यूक्रेन ने बोला मुझे नेटो ज्वाइन करना है, इसके बाद ये इश्यूज़ यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए थे। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि एक अलग से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वाई मैंने आपके साथ यहाँ पर उस वाले आर्टिकल को डिस्कस किया। देन अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे। स्टार्टिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में। तो 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया था APEC के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इसका हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो आपको शंघाई चाइना में देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट पे तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, आप भी कंफर्म होंगे कि हाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसके साथ साथ पहला इस वाले स्टेटमेंट के अंदर इतनी कंफर्मेशन होगी नहीं, तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको यहाँ पर बनाया गया था एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की तरह, इसको बनाया गया था ब्रिक्स स्टेट्स के थ्रू। ठीक है, तो ब्रिक्स स्टेट्स के थ्रू बनाया गया था, ना कि APEC के थ्रू बनाया गया था। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है गलत, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर B ओनली यानी 2 ओनली इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर वो आपको शंघाई चाइना के अंदर देखने को मिल जाता है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।